संगम नगरी प्रयागराज से आई बड़ी खबर के साथ। देखिए, थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की हत्या हुई है। ईंट पत्थर से कुचल करके निर्मम हत्या की गई है। और तो और हत्या के बाद घर में आग लगाने की भी खबर है। प्रदीप कुमार यादव ने अपने भाई और भाभी की मौत के मामले में पुलिस को सूचना दी है। मृतकों के परिवार के ही 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। तो सामूहिक हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच जारी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है। इस सामूहिक हत्या की सूचना पुलिस के पास पहुंचती है, उसके बाद महकमा ग्राउंड पर है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। ईंट पत्थर से कुचल करके उनकी जान ली गई है और हत्या के बाद घर में आग लगाया गया है। देखिए, प्रयागराज से थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में हत्या का यह मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ली गई है। बताया जा रहा है ईंट पत्थर से कुचल करके निर्मम हत्या की गई है। पुलिस के पास जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड मौके के लिए रवाना हो चुके हैं ताकि इस हत्या के पीछे कौन है, क्या मंशा है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा सके। हालांकि प्रयागराज के लिए बड़ी खबर है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की खबर सामने आती है। देर रात की वारदात बताई जा रही है। थरवई थाना क्षेत्र है, खेवराजपुर गांव है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। बताया जा रहा है ईंट पत्थर से कुचल करके ये सामूहिक हत्या को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है डॉग स्क्वाड के साथ, ताकि तमाम पहलुओं पर बारीकी से जांच किया जा सके। तो कई सवाल हैं, किसने की हत्या, क्या मंशा है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी है पूरे क्षेत्र में। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद हैं। तो मोइन, अभी क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी कुछ तस्वीर बहुत साफ नहीं हुई है। जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। जो बड़े अधिकारी हैं जिले से वो मौके के लिए रवाना हो गए, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है, जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद रिश्तेदारों का बयान लिया जाएगा। मौके पर जो क्लू मिलेंगे उनकी पड़ताल की जाएगी। उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आखिर पूरे परिवार की हत्या किसने और क्यों की। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि प्रयागराज के गंगापार इलाके में जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पूरे परिवार की हत्याएं हो रही हैं, वो एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर 4 से 5 महीने में इसी तरीके से वारदात होती है। रात के अंधेरे में पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जो आसपास के लोगों से रंजिश रहती है उसमें लोग जो है वो आरोप लगा देते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन जो सीरियल किलिंग की घटनाएं हो रही हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है जिसे रोकना पुलिस के सामने एक चुनौती भरा कदम होगा कि कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, कैसे इन्हें रोका जाए। बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तफ्तीश के बाद ही पता लग पाएगा मोइन, क्योंकि ये चौंकाने वाला मामला है। ईंट पत्थर से कुचल करके एक ही परिवार के 5 लोगों की जान लेकर के क्या मिलेगा, कौन है ये शख्स, और अगर वो समाज में छूटा रहा, पुलिस की पहुंच से दूर रहा, तब तो मुश्किल होगा ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले शनिवार को ही इसी गंगापार इलाके में जो है इसी तरीके की एक घटना हुई थी, जहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। और दोनों के जो घटना स्थल है बहुत ज्यादा दूरी नहीं, सिर्फ करीब 15 किलोमीटर की दूरी है। 15 किलोमीटर के अंदर इस तरीके की घटनाएं हुई है। और जिन सिलसिलेवार घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा था वो भी जो है आसपास के इन्हीं इलाकों में होती है। तो पिछले अगर 10 साल की बात करें तो कम से कम 20 इस तरीके की बड़ी घटनाएं हुई है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो चिंता का सबब है। और ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस या तो वर्कआउट नहीं कर पाई या सिर्फ रस्म अदायगी की गई है। जिनके खिलाफ कोई कहासुनी, कोई विवाद होता था, परिवार के लोग उसके खिलाफ
तहरीर दे देते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पिछले शनिवार को ही घटना हुई है। तो एक हफ्ते के अंदर लगभग एक ही इलाके में पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा जाना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है और इससे पार पाना बेहद जरूरी है। लेकिन बड़ी बात ये है मोइन कि अब लोगों की नजर में ये पूरा क्षेत्र आ चुका है, गंगा पार का ये इलाका आ चुका है। लेकिन ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस या प्रयागराज पुलिस यहाँ पूरे तरीके से जड़ तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है? और आपने जिक्र किया कि सालों से ऐसा होता आया है। ऐसा क्या है कि तकनीक इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाना अभी भी चुनौती है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ना तो पुलिस इस मामले में बहुत इंटरेस्ट लेती है। दरअसल कहीं ना कहीं हर परिवार की किसी न किसी से, अपने पास पड़ोस के लोगों से, रिश्तेदारों से कभी कोई कहासुनी होती है, कोई विवाद होता है। और जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो पहली नजर में जो रिश्तेदार होते हैं वो उन्हीं लोगों पर शक जताते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस के लिए आसान ये हो जाता है कि जो लोग घर में बैठे होते हैं वो उन्हें उठा लाती है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं करती है। हालांकि 2-3 मामलों में ऐसा हुआ कि जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लोगों को जेल भेजा, बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा, उनकी जगह कुछ दूसरे लोगों को पकड़ा गया या पुलिस ने खुद उन्हें जेल से छुड़ाया है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की पड़ताल करने की जरूरत है और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर पा रही तो दूसरी एजेंसियों की इसमें मदद ली जानी चाहिए। और जो सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हो रही हैं इन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। क्योंकि ये साफ है केस क्लोज करने की प्रेशर या जल्दबाजी यहाँ इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए अमन, चैन, शांति का सवाल बन सकती है। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं और उन पे अगर सही कार्रवाई हो रही है तो दोबारा ऐसी घटना, सेम घटना, सीरियल किलिंग, ये तमाम चीजें रिपीट होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पूरे व्यवस्थाओं को लेकर के सामने आ रही है। मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये मामला इतना छोटा नहीं है जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे। और इसी पर बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 5 लोगों की हत्या के मामले में ADG लॉ एंड ऑर्डर ने SSP से बात की है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने SSP को मौके पर रिपोर्ट देने की बात कही है, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन कर रहे थे। क्योंकि ये एक हफ्ते के भीतर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का शनिवार से शनिवार के बीच दोबारा होना बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने SSP से फोन पर पूछ लिया है कि ये पूरा मामला क्या है और इसकी तय क्या है, इसकी जड़ों में क्या छिपा है, रस्म अदायगी या फिर केस क्लोज करने के लिए जिसे गिरफ्तार किया गया है वाकई गुनाहगार है या नहीं, अगर नहीं है या है, ऐसी दोनों कंडीशन में सेम सीरियल किलिंग की ये घटनाएं सामना एक ही क्षेत्र नजदीक के गांव से आना लोगों के लिए चिंता का सबब है, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर देखिए आप और प्रयागराज के इस 2 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए जहां फंदे से लटका मिला था एक शव पूरा परिवार। पिछले शनिवार की बात है, इस शनिवार को फिर से 5 लोगों की हत्या और ईंट पत्थर से कुचल करके पूरा परिवार साफ हो जा रहा है। अब इन दोनों केस के क्या तार जुड़े हैं और अलग अलग हैं तो आपको ये बताएं कि लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है, ये दोनों गांव ज्यादा दूर नहीं है, गंगा पार का इलाका है। और पिछले शनिवार को जो घटना हुई और इस शनिवार को जो घटना हुई, मौके पर लोगों की भीड़ एक जैसी दिखाई दे रही है। सीरियल किलिंग है, बस मौत के घाट उतारने का तरीका बदला है। एक जगह फांसी का फंदा तो दूसरी जगह ईंट पत्थर से कुचल करके जान ली गई है। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस पूरी घटनाक्रम पर बारीक नजर बनाए हुए, उनसे डिटेल लेते हैं। अच्छा मोइन, वहां जो लोग आसपास के लोग हैं, क्योंकि पूरा प्रयागराज बहुत क्राउडी है, अच्छा घनत्व है जनसंख्या, क्या कुछ आवाज नहीं आई, किसी ने कुछ कहा नहीं, सुना नहीं, वहां के आस पड़ोसी क्या कह रहे हैं? देखिए, परिवार के लोगों को आज सुबह इस मामले की जानकारी तब हुई जब वहां घर के बाहर से धुआं निकलना उठा। उसके बाद लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि 5 जो है लोग वो लहूलुहान हालत में पड़े हुए हैं। 5 शव है, हालांकि उनमें से एक महिला थी जो बुजुर्ग महिला तकरीबन 50-55 साल की, उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया लेकिन उसकी बताई जा रही थी और बाद में दावा ये किया जा रहा है कि उसकी भी मौत हो गई है। तो मौके पर पहले पुलिस पहुंची है, लोकल पुलिस पहुंच चुकी है, वो पड़ताल कर मोइन, सबसे पहले शवों का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिए सवाल ना खड़ा हो पाए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर एक ही इलाके में पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा गया है
तो मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई है। लोग किसी तरीके का विरोध ना करें, कोई हंगामा ना हो। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो शव है, शवों का पंचनामा कर उन्हें मौके से मॉर्चरी के लिए भेज दिया जाए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। और जो अधिकारी है कि जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचेंगे, डॉग स्क्वाड पहुंचेगा, उसकी पड़ताल में भी तस्वीरें साफ हो सकती है। बिल्कुल मोइन, रिश्तेदार है उनके बयान लिए जा रहे हैं। अब बहुत जरूरी और ये हाई टाइम है कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों की शांति के लिए और कानून व्यवस्था की इस चुनौती को पार पाने के लिए फोरेंसिक टीम की किस तरीके से मदद ली जाती है, टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें अब स्क्रूटनिंग पे होगी, जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। आप नजर बनाए रखिएगा मोइन, आपसे बराबर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आज से फील्ड में उतरेंगे योगी सरकार के मंत्री। देखिए, शनिवार और रविवार ये 2 दिन है जब फील्ड में रहना होगा मंत्री जी को। अपने क्षेत्र या प्रदेश के किसी भी जगह पर मंत्री जाएंगे। विकास कार्यों की क्या हालत है, ये जमीनी हकीकत उनको देखने का काम मिला हुआ है। वो भी ग्राउंड पर पहुंच के योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सभी मंत्री। ये आदेश है सीएम योगी को कि 2 दिन रविवार और शनिवार अपने क्षेत्र में मौजूद रहिए। देखिए कि जो विकास योजनाएं चलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनका जमीनी स्तर पर उनकी क्या हालत है। तो ये टास्क क्यों दिया गया है, मकसद क्या है, चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखने का ये सबसे अच्छा जरिया है। जहां जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी हालत क्या है, कैसे, इसे भी परखना होगा। और विकास काम की रफ्तार कहीं धीमी कहीं तेज किस तरीके की है, पता लगेगा जब आप जमीन पर उतर करके देखेंगे। इसके अलावा जो काम चल रहा है उससे फीडबैक भी लेना है और इसी फीडबैक के आधार पर योजनाओं को तैयार किया जाएगा। यानी कुल मिला के मकसद ये है कि सचिवालय में बैठ के या एक कमरे में बंद बैठ करके जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो जमीन पर किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं, इसे जाकर के देखना होगा। चलिए हम लिए चलते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी शैलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शैलेश, देखिए, ये साउंड तो बहुत अच्छा कर रहा है कि जो भी योजनाएं एक एसी कमरे में बंद करके बनाई जाती हैं, जब वो जमीन पर उतरती हैं तो उनकी क्या हालत है। लेकिन इसे किस तरीके से परखा जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि जहां मंत्री जी पहुंचने वाले हैं वहां पहले से जानकारी है, सारी चीजें फिट करके रखी जाए तो फिर खामी कैसे मिलेगी? देखिए, इसका हम आपको सुनेता 2 लोगों के उदाहरण देंगे, 2 मंत्रियों के। एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का और दूसरा परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का। सरकार बनने के बाद की हम बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले लखनऊ के अस्पतालों में गए, इसके बाद बाराबंकी पहुंचे और उसके बाद कल की हमने देखा वो सीतापुर पहुंच गए। अचानक जब वो अस्पतालों में गए तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसके बारे में क्या अधिकारी उन्हें कभी बैठकों में बताएंगे? क्या समीक्षा बैठक होगी? अधिकारी कहेंगे कि भाई हमारे अस्पताल में एक्सरे मशीन 3 साल से खराब है, या बताएंगे कि यहाँ पर दवाएं नहीं है, पर्चे की समस्या? कभी नहीं। वो तो हमेशा फील गुड कराने की कोशिश करते हैं कि मंत्री जी खुश रहे। लेकिन जब डिप्टी सीएम जो चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री खुद फील्ड पर निकले तो हकीकत सामने आ गई कि 3 साल से एक्सरे मशीन खराब है, 4 साल से या 3 साल से कोई कर्मचारी नदारद है, कोई 4 महीने से गायब है, जिनकी ड्यूटी है वहां पर वो मौके पर नहीं है। तो जब ये चीजें निकल कर आई, फटकार लगी कई लोगों को, डीजी हेल्थ तक फोन गए, तब उसके बाद आप देखिए कि कल निर्देश जारी होते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की जाती है पूरे प्रदेश से कि उपकरणों की जांच कीजिए, डॉक्टर की उपलब्धता देखिए, उपस्थिति देखिए, मतलब तमाम जो चीज़ें हो सकती हैं व्यवस्था से जुड़ी उन सबकी रिपोर्ट मांग ली जाती है। इसी तरह से आप परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का उदाहरण ले लीजिए। वो औचक निरीक्षण पर निकले, बस के अंदर सवार हो गए। जब बस में यात्रियों से मुलाकात की, बातचीत की तो तमाम वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ उन्हें पता चली, जिसके बाद कई लोगों पर उन्होंने एक्शन भी लिया। तो कुल मिलाकर जब मंत्री खुद फील्ड पर एक आम आदमी की तरह निकलेंगे या फिर वहाँ पर जांच के लिए जाएंगे, तभी हकीकत सामने आएगी। क्योंकि बंद कमरों में जो अधिकारी बैठक में शामिल होते हैं वो कई बार असल तस्वीर नहीं देते हैं, क्योंकि मालूम है अगर वो बताएंगे कि यहाँ एक खामी है तो सवाल उन्हीं के ऊपर उठ जाएगा। एक खामी है तो आपने दूर क्यों नहीं की, आपने काम क्यों नहीं किया, सवाल उन्हीं पर उठ जाएगा। तो ऐसे में अब मंत्री खुद फील्ड पर जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे। एक ताज़ा उदाहरण ले लीजिए, एक कर्ज माफी की योजना को लेकर हाईकोर्ट को एक टिप्पणी करनी पड़ी, बिल्कुल ताज़ा मामला है। उसमें कहा गया कि 2017 की जो कर्ज माफी की योजना थी उसमें एक व्यक्ति ने याचिका की, उसे लाभ नहीं मिल पाया, तो बताया गया जिले स्तर के कुछ लोगों ने उसकी फाइल को रोका था। अब हाईकोर्ट ने कहा
कृषि प्रमुख सचिव कृषि को कि आप जांच करके 30 दिन में रिपोर्ट दीजिए। तो सोचिए, सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना, क्या ये मुख्यमंत्री को पता होगा कि जो योजना चला रहे, इतना ऋण माफी हो रही है, उसमें एक व्यक्ति इस तरह का भी है और भी लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब फील्ड पर लोग जाएंगे, निरीक्षण के दायरे में आएंगी, तभी ये कमियां, ये खामियां पकड़ में आएंगी और उन पे एक्शन लिया जा सकेगा। देखते हैं कि अब से सैटरडे संडे यानी शनिवार रविवार को जब मंत्री जी फील्ड में उतरेंगे तो उन्हें किस तरीके के फीडबैक मिलते हैं। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा। पहले जो जानकारी दी, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। ऋषिकेश एम्स में 4 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ घोटाले का मामला सामने आया है। सीबीआई ने दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कई ठिकानों पर छापा मारा है। सफाई मशीन और दवा की दुकान खोलने के टेंडर में गड़बड़ी की खबर है। ऋषिकेश एम्स के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अकाउंटेंट समेत कई आरोपी सामने आए हैं। तो देखिए, ऋषिकेश एम्स को लेकर के घोटाले की खबर है। लगभग 4.5 करोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीबीआई ने दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी के कई ठिकानों पर जब छापा मारा तो ये बड़ी खबर सामने आई। कहां गड़बड़ी? सफाई मशीन, दवा की दुकान खोलने, ये जो टेंडर थे, इनमें गड़बड़ी देखी गई है। और किस तरीके की जानकारी है, सहयोगी अविनाश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? देखिए, अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से ऋषिकेश एम्स में सफाई मशीन और दवा की दुकान खोलने के टेंडर को लेकर गड़बड़ी हुई थी, उसके बाद सीबीआई ने ये मुकदमा दर्ज किया था। कल अगर बात करें तो सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें तमाम सारे टेंडर लेने वाले भी लोग हैं और एम्स के कुछ पूर्व कर्मचारी भी हैं, तो उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। अगर बात करें तो इसमें सीबीआई ने जो FIR दर्ज की है, उसमें एम्स के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शशिकांत, पूर्व अकाउंटेंट दीपक जोशी समेत कई लोग हैं जिनके खिलाफ मुख्य रूप से जांच चल रही। उसी कड़ी में कल सीबीआई ने 24 जगहों पर ठिकानों पर छापे मारा और कई सबूतों को इकट्ठा किया है। अभी फिलहाल आगे और भी 2-4 बार छापेमारी होगी, उसके बाद भी तमाम तरह जो सबूत है उसको इकट्ठा करके कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और नजर रहेगी कि आगे किस तरीके से ये पूरी जांच बढ़ती है। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो ऋषिकेश एम्स को लेकर के जो टेंडर निकाले गए, खासकर सफाई की मशीन, दुकानों को खोलने को लेकर के, उसमें घोटाले की ये बड़ी खबर है। ताकि जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो गरीब लोगों को रुपए का लालच देकर उनकी किडनी निकाल लेता था। और हैरानी की बात यह है कि यह गिरोह सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम देता था। फेसबुक के जरिए यह गिरोह अपना विज्ञापन करता था। इस गिरोह के तार एटा के अलावा लखनऊ और विशाखापट्टनम तक जुड़े हैं। लालच देकर गरीबों की किडनी निकालने वाले गैंग पर पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। एटा कोतवाली नगर में FIR भी दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही किडनी निकालने वाले गैंग के 2 आरोपी अश्विनी उर्फ रॉकी और दीपक उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं जो लखनऊ और विशाखापट्टनम भेजी जा चुकी है। भैया अपना काम करके आया था, मुझे भैया पीछे 4 इंसानों ने उठाया, गाड़ी रही थी, जेट गाड़ी चार दिख दिया था, सोचे कि मैं और कमेटी बल पर वीडियो लाई गई। भैया मुझे पता ही निकाली मालूम पड़ेगी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भगीपुर में एक व्यक्ति को पकड़कर और उसको बंधक बनाने का वीडियो वायरल हुआ। उस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके की जांच की गई। अश्विनी नामक जो इस केस में अभियुक्त है, जिसने फेसबुक पर ऑनलाइन उस तथाकथित किडनी निकालने वाले व्यक्ति से संपर्क किया था, उसको उन्होंने पकड़ने के बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है, जिसमें उसकी भूमिका सहयोगी के रूप में पाई गई है। इसमें अब तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन की जा रही है। तो चलिए पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। देखिए, पूरा मामला है जहां एक गलती और किडनी गायब। किडनी निकालने वाले इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। देखिए कैसे काम करता था। पैसों का लालच दे करके ये किडनी निकाला करते थे। लालच कैसे देते थे? ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए ये लोगों को अपना निशाना बनाया करते थे। विशाखापट्टनम, लखनऊ और एटा तक इनके नेटवर्क फैले हुए हैं, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। अच्छा, किडनी निकालने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा भी है, जहां एटा कोतवाली नगर में FIR भी दर्ज कराई गई है। और बात करें तो गैंग के 2 सदस्य अश्विनी उर्फ रॉकी, दीपक उपाध्याय गिरफ्तार हैं। बाकी की गिरफ्तारी के लिए टीमें आगे बढ़ चुकी हैं, जो कि रवाना विशाखापट्टनम तक हुई हैं। अब चलिए जमीन पर और क्या चल रहा है ये जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय से।
नितिन, क्या जानकारी मिल रही है और किस तरीके से? देखिए, इस इतना आसान काम है नहीं। हॉस्पिटल इन्वॉल्व होगा, सर्जरी कहाँ होती थी, कैसे होती थी, किससे पूछ करके होती थी, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आनी बाकी है या आ गई? देखिए, बिल्कुल, देखिए, ये घटना जिस तरह से सामने आई है उससे कहीं ना कहीं मानव अंग की तस्करी का जो इंटर स्टेट जो गैंग है वो पूरी तरह से कहा जाए वो पकड़ा गया है। और एटा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति है, किशन कश्यप नाम का एक व्यक्ति है, जो चाट का ठेला लगाता है। दरअसल उसको एक व्यक्ति जो उसका बहुत ही क्लोज एक व्यक्ति है, अश्विनी नाम के एक व्यक्ति ने उसको अपने जाल में फंसाया, उसको भरोसे में लिया और उसको लेकर वो विशाखापट्टनम गया और जहां वो उसको लॉज में रुकवाया गया और एक हॉस्पिटल में उसकी किडनी निकाल दी गई। इसके साथ ही जब उसको फिर भेज दिया गया, उसको सीधे आगरा भेज दिया गया और 24 लाख रुपए का चेक थमा दिया गया। और एक जो चेक है वो लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित SBI की जो ब्रांच है उसका चेक है। और जब उसे पैसे नहीं मिले तो ये कहा गया कि 24 लाख रुपए आप कहाँ लेकर जाओगे, पुलिस पकड़ लेगी, तमाम एजेंसियां पकड़ लेंगी। उसका उसे डर दिखाया जाने लगा। और जो व्यक्ति है जो उसको लेकर गया उसको 70,000 रुपए नकद भी दिए गए। और इस तरीके से वो व्यक्ति सबसे पहले आगरा पहुंचता है और आगरा के बाद वो सीधे लखनऊ जाता है। लखनऊ में कुछ दिन उसे रोका जाता है और जब वो घर आ जाता है और उसे पैसे नहीं दिए जाते हैं और इसी बीच उसकी तबीयत लगातार ख़राब होने लगती है और उसके परिवारजन परेशान होने लगते हैं। तो वो उससे पूछता है तो बताया जाता है कि जो किशन कश्यप जो पीड़ित है, जो एक बहुत गरीब तबके का व्यक्ति है, जो किशन कश्यप जो नई बस्ती का रहने वाला है एटा का, वो बताता है कि जो उसका साथी है, इसका खुलासा पैसों की लेन देन में गड़बड़ी की वजह से हुआ। लेकिन कब से चल रहा था ये रैकेट, कितने वक्त से सक्रिय था, कौन कौन इसकी जद में आया, ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। आप बनाए रखिएगा नजर इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया नितिन।